हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। पहले मुझे शुरू करना था वर्क सर्कुलर मोशन, लेकिन बेटर क्या है कि सर्कुलर मोशन में भी कुछ टाइप ऐसे हैं जिनको डील करने के लिए वर्क पावर एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज होता है। तो इसलिए आज हम न्यू टॉपिक कौन सा शुरू करेंगे, वर्क पावर एंड एनर्जी या वर्क एनर्जी पावर, है ना। तो इसमें तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, वर्क पावर एंड एनर्जी के बारे में पढ़ना है ना। तो आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोग पढ़े ही होंगे, है ना, कि एनर्जी स्टेटमेंट नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड एंड इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वर्क भी पढ़े होंगे आप लोग, है ना, लेकिन वहाँ जो वर्क पढ़े होंगे आप, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स ही पढ़े होंगे, है ना। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स आप नहीं पढ़े होंगे। तो हम सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, वर्क कि फिजिक्स में वर्क का मतलब क्या होता है। देखो, एक रियल लाइफ में वर्क होता है और एक फिजिक्स, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है ना। जिससे आप जॉगिंग के लिए जा रहे हो और आप गए, या रनिंग कर रहे हो तो रनिंग करके आप घर से निकले और कहीं से जा करके रन करके फिर आप घर आ गए, तो फिजिक्स के अनुसार आपने कोई काम नहीं किया। इवन दो आपका एनर्जी स्पेंड हुआ, आप थक गए, है ना, आकर के थक जाओगे, आकर के बैठ जाओगे, है ना। लेकिन क्या है कि फिजिक्स के अनुसार क्या है, आपने कुछ काम नहीं किया। तो फिजिक्स में जो वर्क का डेफिनेशन होता है और ऐसे जो इन जनरल जो हम वर्क के बारे में सोचते हैं, वो दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। फिजिक्स में क्या है कि वर्क तभी होता है जब क्या, किसी भी फोर्स के द्वारा वर्क तभी होगा जब उस फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो। यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा हो तो इवन दो आप क्या करो, फोर्स अप्लाई करते जाओ, एनर्जी अपना खर्च करो, थक जाओ, लेकिन फिजिक्स के अनुसार आपने कुछ काम नहीं किया है ना। आपने कुछ काम नहीं किया। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल बता सकता हूं कि तुम क्या करो, ये बोर्ड है, इसको कंप्रेस करते रहो हर समय पूरे दिन। जब कंप्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, थक जाओगे यार, है ना। लेकिन देखो, तो जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसके वजह से क्या है, इस बोर्ड में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है क्या, इसमें मूवमेंट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो हमने कुछ काम नहीं किया, जीरो काम हुआ। तो फिजिक्स में वर्क का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा हो और उसके वजह से उसमें क्या हो रहा हो, डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, तभी हम क्या बोलते हैं कि नहीं, वर्क इज बीइंग डन बाय द फोर्स। यदि फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तब हम क्या बोलेंगे, उसको वर्क नहीं बोलेंगे। समझ में आया ना। तो उसी के बारे में हम आज देखेंगे कि वर्क को हम कैसे फिजिक्स में डिफाइन करते हैं। तो वर्क को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे कि वर्क डन बाय द क्या होगा, कांस्टेंट फोर्स, एंड दूसरा जो होगा वो क्या होगा, वर्क डन बाय क्या होगा, वेरिएबल फोर्स। तो हम जनरल डेफिनेशन लिख लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू क्या करेंगे, हम अलग अलग टाइप वाइज क्या पढ़ेंगे उसको, लेकिन दोनों का जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, वर्क जो है, वर्क डन बाय द फोर्स हम कैसे, देखो ध्यान से, क्या है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये क्या है, ग्राउंड है, और यहाँ एक ब्लॉक रखा गया है। ठीक है, क्या है, एक ब्लॉक रखा गया है। और अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक जो है, इस पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है या वेरिएबल फोर्स लग रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू से दैट। मैंने जस्ट मान लिया कि ये फोर्स लग रहा है, इसके वजह से इसमें क्या फोर्स कैसे लग रहा है, हॉरिजॉन्टल नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है, थीटा एंगल पे लग रहा है। किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। हॉरिजॉन्टल क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है। इसकी वजह से यहां जो ब्लॉक है वो डिस्प्लेस कितना हो गया, यहां आ गया। ठीक है, ब्लॉक का शेप चेंज नहीं हुआ ना यार, शेप तुम लोग चेंज मत करना, है ना, क्योंकि हम यहां क्या मानते हैं, रिजिड बॉडी मानते हैं। आप शेप चेंज मत करना। ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, ये ब्लॉक जो डिस्प्लेस हुआ, इसको हम क्या मान लेते हैं, डीएस। डीएस का मतलब क्या है, देखो दिखाने में मैंने बता दिया कि डीएस क्या है, डीएस डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल। ठीक है। तो अगेन क्या होगा, देखो फोर्स का डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है ना यार, फोर्स ऐसे ही लग रहा है, एफ। ये कितने एंगल पे है, अगेन थीटा एंगल पे है। ठीक है। अब इसके वजह से क्या है, डिस्प्लेस जो हुआ, इस फोर्स की वजह से देखो, ये दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ क्या है, दिस इज इनिशियल पोजीशन ऑफ द ब्लॉक।
इनिशियल पोजीशन ऑफ क्या है, ब्लॉक। ये बहुत आसान चैप्टर है, वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। अब जो और दिस इज नथिंग बट द फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन ऑफ क्या है, फाइनल पोजीशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है। तो ये वर्क कौन कर रहा है, देखो वर्क हम जिस फोर्स के बारे में पूछा जाए उसी फोर्स के बारे में सोचें। अब तुम मत बोलना कि सर mg भी लग रहा है, नॉर्मल भी लग रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं किसके द्वारा फोर्स लिख रहा हूं, F एक्सटर्नल के द्वारा, आई मीन F के द्वारा। किसके द्वारा, F के द्वारा। तो हम क्या लिखेंगे, वर्क डन बाई, देखो ध्यान से, वर्क डन बाई फोर्स F, वर्क डन बाई फोर्स F, वाइल क्या होगा, इन डिस्प्लेसिंग थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट ds। ये बेसिकली क्या है, ds डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ds is denoted as, इसको हम क्या लिखेंगे, dw, और denoted as क्या होगा, dw, ठीक है। और यहां से लिख सकते हो मैथमेटिकली dw is written as, इसको हम क्या डिनोट करेंगे, क्या चीज से, dw। और यहां हम लिख सकते हैं कि dw वर्क डन बाय द फोर्स F while displacing the object in ds is equal to क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं, F डॉट ds। ये डॉट भी पढ़े हो ना तुम लोग, स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ाया था मैंने, आई मीन वेक्टर चैप्टर में, कि स्केलर प्रोडक्ट को ए डॉट बी से हम डिनोट करते हैं, डॉट से डिनोट करते हैं। तो यहां क्या होगा, वर्क डन इज नथिंग बट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहां ये जनरल डेफिनेशन हुआ। अभी हम और आगे बढ़ सकते हैं। यदि मैं मान लूं कि नेट फोर्स निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू क्या होगा, देखो तो F नेट क्या होगा, F टोटल वर्क डन। तो W इज इक्वल टू क्या लिखोगे, टोटल वर्क, आई मीन वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन F डॉट क्या लिखोगे, ds। लिख सकते हो ना यार। और इसको क्या लिखोगे, SI फाइनल इनिशियल पोजीशन माइनस क्या होगा, फाइनल पोजीशन। S क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमने लिख लिया, बाद में x भी मिलेगा, y भी मिलेगा, उससे मुझे कोई, या dr भी हम लिख सकते थे यार, ठीक है। क्या लिखते, dr भी लिख सकते थे। तो यहां क्या हो जाएगा, आपको लग रहा है तो ये काम करो, तुम dr ही लिख लो, सबसे अच्छा है कि ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, dr लिख लो, ठीक है। ds तो dr लिख लो यार, जनरल मैं बता देता हूं तुमको, dr, ठीक है। अब यहां से क्या लिखोगे, देखो ri टू क्या होगा, rf, यही होगा ना। तो दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, जनरल डेफिनेशन ऑफ क्या होगा, वर्क डन। अब यहां से कई पार्ट्स में हम पढ़ेंगे, है ना। इसको क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय फोर्स F, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, F डॉट dr क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, F डॉट dr फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू क्या होगा, फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो ये क्या है, तुमको इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जब भी क्या होगा, किसी भी वर्क फोर्स के द्वारा वर्क डन लिखना होगा तो आप ऐसे लिख सकते। अब मैं मान लूं कि फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। यहां मैं ये लिखूं कि इफ क्या होगा, देखो इफ क्या होगा, F इज क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन से क्या करते हैं, बाहर लिख देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, ri क्या लिखेंगे इसको, F डॉट क्या लिखेंगे, ds, ri टू क्या होगा, rf,
ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, एफ डॉट क्या लिखोगे, देखो आर एफ डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, आर एफ माइनस क्या हो जाएगा आर आई, और दिस विल भी क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट क्या हो जाएगा डी आर, एफ डॉट क्या होगा डी आर। समझ में आया ना? तो ये क्या हो गया तुमको, फोर्स इनटू क्या हो गया, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल, ये क्या होगा, एफ डॉट डी आर का मतलब क्या हुआ, वर्क डन बाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फोर्स, क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई द क्या होगा, कांस्टेंट। यहां मैंने मान लिया ना, एफ क्या हो जाए, इफ एफ इज कांस्टेंट तो क्या होगा, वर्क डन बाई द कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू, देखो W इज इक्वल टू, यहां मैं सिंपल लिख देता हूं, एफ डॉट डी आर को डी मान लेते हैं, ठीक है, डी आर इक्वल टू हमने क्या मान लिया, इसको डी आर इज इक्वल टू हमने डी मान लिया, या डी आर इक्वल टू डी मत मानो, कंफ्यूज हो जाओगे, एस मान लो सिंपल, डी आर इज इक्वल टू क्या हुआ एस, ठीक है। एस हमने क्या मान लिया, टोटल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज क्या हुआ फोर्स, देखो फोर्स, और दिस एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, एस क्या है, एस इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, एस क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। समझ में आई बात? तो अब देखो वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, या वर्क डन बाय द फोर्स सिंपल भी, फोर्स वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो कोई मैटर नहीं करता, वर्क डन बाय द फोर्स क्या होता है, सिंपली डिपेंड करता है कि फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड क्या होगा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे वन बाय वन पहले, और उसके बाद वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां सिंपल लिख लेंगे कि वर्क डन बाय द फोर्स, मैं कांस्टेंट फोर्स ही लिख रहा हूं, देखो तो ये W इज इक्वल टू क्या होगा, F डॉट क्या होगा S इज इक्वल टू क्या हो गया, FS cos थीटा, ठीक है। ये किसके द्वारा वर्क हुआ, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, किसके द्वारा, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख लो, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब देखो वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स जो होगा हमेशा क्या होगा, क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, यहां लिख सकते हो, देखो क्या होगा कि इफ, क्या होगा इफ, ठीक है, इफ हम लिख सकते हैं वर्क, ये लिख लो, वर्क डन बाय फोर्स, आइदर क्या हो, वेरिएबल हो और कांस्टेंट, वर्क डन बाय फोर्स डिपेंड ऑन, क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा फोर्स, ठीक है, एंड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और C क्या होगा, एंगल बिटवीन क्या होगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, याद रखना है, थीटा इज द क्या होगा, एंगल बिटवीन क्या होगा, बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। समझ में आया ना कि उनके बीच एंगल क्या है, उस पे भी क्या होगा, डिपेंड करेगा, है ना। तो यहां से क्या है, किसी ऑब्जेक्ट पे यदि फोर्स लगा रहे हो और उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तभी भी क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा। यदि फोर्स लगा रहे हो
लेकिन क्या है, एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा, वर्क डन 0 होगा। समझ में आया ना। और वर्क डन जो होता है बेसिकली क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी क्या होता है, डिपेंड करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुमको मैं अभी प्रूव करके बताऊंगा कि वर्क डन जो होता है वो क्या चीज पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। समझ में आया ना। क्या होगा कि क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या होगा, डिपेंड करेगा ना। मैं तुमको कई कई पॉइंट बता सकता हूं, जैसे मान लो कि क्या होगा, कार में कोई ऑब्जेक्ट रखे हो, ठीक है, और कार में आप भी बैठे हुए हो और सरफेस कैसा है, रफ है। उस सिचुएशन में मैं आपसे पूछूं कि विथ रिस्पेक्ट टू यू व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द कार, तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूं कि नहीं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वर्क डन कितना है यार, तो 0 नहीं होगा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जितना डिस्प्लेसमेंट कार का होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ब्लॉक का हो जाएगा। इसलिए वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड ऑन द क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द ऑब्जर्वर या प्लेस ऑफ द क्या होगा, ऑब्जर्वर। ये भी तुम ध्यान रखना कि वर्क उस पर भी क्या होता है, डिपेंड करता है। हम आते हैं अभी वहां, तो पहले हम एक पॉइंट लिख लें। तो फोर्स क्या होगा, वर्क डन जो है वो क्या चीज पे डिपेंड करेगा, वर्क डन बाय द फोर्स क्या चीज पे डिपेंड करेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब क्या होगा, वर्क क्या होगा, मे बी पॉजिटिव, मे बी क्या होगा, निगेटिव एंड मे बी 0 डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से लिख सकते हैं क्या होगा कि वर्क में भी क्या होगा, वर्क डन बाय फोर्स। हमेशा मैं मेंशन कर रहा हूं वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय एजेंट, नॉट वर्क डन, वर्क डन बाय। वर्क कोई कर रहा है ना यार, तो जो कर रहा है यहां कौन कर रहा है, यहां एजेंट कौन हुआ, फोर्स हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय, क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय क्या होगा, फोर्स। में भी क्या होगा, में बी पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव, निगेटिव एंड क्या होगा, एंड 0। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन थीटा। ठीक है, थीटा पे डिपेंड करता है। अब यहां से लिख सकते हैं कि क्या होगा, व्हेन क्या होगा, देखो ध्यान से, व्हेन केस देख लो, व्हेन। अब वर्क क्या होगा, देखो तो थीटा। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं व्हेन क्या होगा, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, आई मीन डिस्प्लेसमेंट एस आर पैरेलल, दैट इज क्या हो गया, दैट इज थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। क्या हो गया, थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। थोड़ा नीचे लिख देता हूं इसको क्योंकि लाइट, तो यहां हम लिख सकते हैं फोर्स when force and displacement, force and displacement are parallel, that is क्या लिखोगे, देखो F and S क्या हो जाएगा, पैरेलल हो गया। ठीक है, समझ में आया ना, क्या है, S। इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इस सिचुएशन में थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो वर्क डन बाय द गिवन फोर्स इक्वल टू क्या होगा, सिंपल फोर्स इनटू एस, इनटू क्या हो जाएगा, cos 0, और ये क्या हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा। और इस सिचुएशन में जो वर्क का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्योंकि देखो वर्क, यदि फोर्स क्या हमने कांस्टेंट मान लिया है, तो फोर्स कांस्टेंट मान लिया, और s cos थीटा। अब वर्क क्या होगा, फॉर गिवन फोर्स एंड गिवन डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम तभी हो सकता है जब थीटा क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। ठीक है। इस सिचुएशन में वर्क जो होगा वो क्या होगा, वर्क डन बाय द फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम वर्क कोई पूछे तो क्या बताओगे, फोर्स इनटू क्या बताओगे, डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हैं यार, देखो तो ध्यान से, यहां तुम देखो ध्यान से, यहां से तुम ऐसे सोच सकते हो कि ये क्या है, ग्राउंड है, क्या है, ग्राउंड है। और यहां से हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया। देखो ध्यान से, कितने, 10 मीटर हाइट से, 10 मीटर हाइट से हमने क्या किया, रिलीज कर दिया। इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, मास मान लो 5 kg है। ठीक है,
तो ये क्या होगा, यही तो नहीं रुकेगा ना यार, रिलीज किया है, रिलीज का मतलब क्या होगा, u इज इक्वल टू क्या हो गया 0। फिर ऐसे नहीं है यहां पकड़ करके रखा है, तो वर्क डन क्या होगा, मैं अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन क्या चीज पे डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा, आई मीन फ्रेम ऑफ क्या होगा, रेफरेंस पे डिपेंड करेगा यहां आकर के। ठीक है, तो फाइंड द क्या होगा यहां वर्क डन बाय, कोई पूछे समझ में आया ना क्वेश्चन क्या है, कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है 5 kg है, उसको h हाइट से क्या किया गया है, रिलीज कर दिया गया है। तो ड्यूरिंग इट्स मोशन फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा क्या है, फाइंड वर्क डन बाय क्या है, बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ, mg के द्वारा ड्यूरिंग द मोशन। अब देखो इस पे फोर्स क्या लग रहा है यार, फोर्स केवल mg लगेगा क्या, m इंटू जी, और mg कांस्टेंट हो गया क्या, और देखो तो यहां mg किधर लग रहा है, अरे mg डाउन लगेगा ना, डिस्प्लेसमेंट भी डाउन हो रहा है ना, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम डायरेक्शन में है, इसलिए यहां वर्क डन जो होगा क्या होगा, वर्क डन जो होगा ग्रेविटी के द्वारा वो कितना होगा बता सकते हो तुम, सिंपल क्या हो जाएगा बताओ, यहां वर्क डन बाई, मैं यहां लिख रहा हूं WG का मतलब क्या हो, वर्क डन बाई ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, mg इंटू h इंटू कॉस 0 एंड दिस विल बी क्या होगा 5 इंटू 10 इंटू क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 500 जूल, क्या होगा 500 जूल जो होगा आंसर होगा। अभी हम आते हैं वहां, ठीक है, समझ में आया ना। उसी तरह क्या होगा दूसरा, तो वर्क मैक्सिमम कब कोई पूछे कि वर्क डन बाय, वर्क मैक्सिमम कब होगा कांस्टेंट फोर्स के द्वारा, तो F इंटू सिंपल क्या हो जाएगा S, और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जब क्या हो जाए दोनों पैरेलल हो जाए तो वर्क जो होता है वो क्या होता है मैक्सिमम होता है। ठीक है, उसके बाद वर्क डन 0 कब होगा, जब थीटा कितना हो जाए बता दो तुम लोग, 90 डिग्री हो जाए, तो वर्क डन बाय द गिवन फोर्स। सेकंड क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है कि व्हेन क्या है, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, दैट इज क्या लिखेंगे, दैट इज थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे 90 डिग्री। जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे हो जाए तो वर्क डन जो होता है वो क्या होता है जीरो होगा। अब देखो वर्क डन कितना होगा यार, वर्क डन इज इक्वल टू कितना होगा, वर्क डन कितना होगा F डॉट S इंटू क्या लिखोगे cos 90, और ये क्या हो जाएगा 0, वर्क डन 0 हो गया ना। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, क्या है बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो जैसे एग्जांपल और देख लो, बोलोगे सर बहुत सारे एग्जांपल्स क्या क्या हैं, देखो जैसे एक ही एग्जांपल मैं बता रहा हूं तुमको, ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, क्या है कोई ब्लॉक दिया हुआ रखा हुआ है जिसका मास कितना कंसीडर कर लें, चलो 5 kg। इधर क्या है, इधर 10 न्यूटन के फोर्स से क्या किया जा रहा है, इसको खींचा जा रहा है। अब देखो यहां इस पे फोर्स क्या क्या लग रहे हैं, एक तो फोर्स क्या लगेगा mg लगेगा, या सिंपल नहीं भी खींचा जाए तो हम बोल दें कि मूव कर रहा है, इधर क्या लग रहा है नॉर्मल लग रहा है, और ये ब्लॉक क्या है मूव कर रहा है, किधर इधर मूव हो रहा है। तो मैं आपसे पूछूं कि mg के द्वारा वर्क डन कितना होगा, अभी यहां है ये इनिशियल पोजीशन हो गया, किसी टाइम t कहां होगा, ये यहां हो जाएगा यार, होगा ना, ये मूव कर रहा है कि रुका हुआ है, नहीं रुका नहीं है, क्या है मूव कर रहा है, तो अगेन नॉर्मल इधर लगेगा mg इधर लगेगा ना, ये फाइनल हो गया। ठीक है, अब आपसे मैं बोलूं, देखो ब्लॉक क्या है डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन मैं बोलूं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, देखो ऑब्जेक्ट मूव किधर कर रहा है, इधर कर रहा है हॉरिजॉन्टल, mg किधर लग रहा है वर्टिकल, तो कितना हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा mg इनटू क्या हो जाएगा, ये मान लो कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ h हुआ, ठीक है, तो mg h cos कितना हो जाएगा 90 डिग्री, आई मीन क्या हो जाएगा 0। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो गया 0, क्यों, क्योंकि फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है नीचे, ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है।
तीसरा जो केस है वो, हाँ तीसरा यहाँ वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स भी कोई पूछे, वर्क डन बाय एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन देखो नॉर्मल फोर्स क्या है, ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट के मोशन की क्या है, परपेंडिकुलर है, तो क्या लिख सकते हैं एन इंटू क्या लिख सकते हैं एच इंटू कॉस 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब भी क्या होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री हो जाए तो ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज क्या होता है, वर्क डन जो होता है क्या है, 0 होता है। ठीक है, और भी पॉइंट है, एक तीसरा पॉइंट, फिर हम आते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कैसे डिपेंड करता है वो भी मैं बताऊंगा, अभी सब्र करो तुम लोग, है ना। तो तीसरा जो केस है वो क्या है, व्हेन फोर्स एंड क्या होगा, एंड डिस्प्लेसमेंट आर क्या होगा, आर एंटी पैरेलल। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल। अब देखो यहां क्या है, एंटी पैरेलल है, दैट इज इसका मतलब क्या, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एंटी पैरेलल, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहां जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, W इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एफ एस। अरे जैसे देखो फोर्स इधर लग रहा है, किधर, इधर, और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इधर, इधर अगेन mg लग रहा है, हमेशा an लग रहा है, कोई जरूर नहीं है कि mg के द्वारा ऑलरेडी क्या होगा, वर्क डन 0 होगा। इस केस में 0 देखा, इसके पहले केस में हमने 0 नहीं देखा था, दूसरे केस में यहां देखो, यहां क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, देखो ध्यान से, ग्राउंड से फेंक दिया, जिसका मास क्या है, m है, अप, ठीक है, कितने वेलोसिटी से, v नॉट वेलोसिटी से। ठीक है, तो ये क्या होगा, जाएगा, और यहां क्या होगा, मोमेंटली क्या हो जाएगा यार, रुक जाएगा ना, ये h हाइट पे जाकर के क्या होगा, रुक जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, वो डाउनवर्ड आएगा, हम पढ़ चुके हैं। तो फाइंड वर्क डन क्या होगा, वर्क डन, देखो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग क्या होगा, अपवर्ड मोशन, देखो तो वर्क डन क्या होगा, वर्क इज क्या होगा, विल बी क्या होगा, विल बी निगेटिव होगा क्या, क्यों, क्योंकि देखो mg किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट उसका किधर हो रहा है, अप, mg नीचे, दोनों के बीच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, यही है ना, देखो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, और दिस इज डायरेक्शन ऑफ क्या है, फोर्स। ठीक है, तो वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। समझ में आई बात। अब हम आते हैं अगला पॉइंट, जब हम देखेंगे कि अब अगला पॉइंट क्या है, अच्छा इतना हमने पढ़ लिया, अब यहां एक नोट में पॉइंट लिख लेना है क्या, कि देखो वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, F क्या होगा, हाँ देखो अब यहां से ये मालूम चला, पहला पॉइंट नोट में, कि वर्क डन जो है, W जो है वो क्या हो सकता है, कांस्टेंट फोर्स के द्वारा, प्लस क्या हो सकता है, Fs, और माइनस क्या हो सकता है, इसी के बीच क्या होगा, वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, लाई करेगा। Fs, F क्या है, फोर्स, S क्या है, डिस्प्लेसमेंट, F क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया ना। तो वर्क डन मैक्सिमम क्या होता है, क्या हो सकता है, Fs, और मिनिमम क्या हो सकता है, माइनस Fs हो सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, कि वर्क क्या है, वर्क इज अ क्या है, स्केलर क्वांटिटी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिख लेना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, वर्क का जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, इज
जूल, और इसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, जे से, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, CGS यूनिट ऑफ क्या होगा, वर्क, इज क्या होता है, अर्ग, ERG, अर्ग, ठीक है। और वर्ग, अर्ग और जूल में क्या होगा, रिलेशन होता है। तो रिलेशन बिटवीन क्या होगा, जूल एंड अर्ग, आप तुम खुद से बता सकते हो, या मैंने बताया था कि 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है, देखो तो 1 जूल, यहां मैं लिख देता हूं रिलेशन, ठीक है, बिटवीन जूल एंड क्या होगा, एंड अर्ग, ठीक है। देखो तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁻7 क्या होता है, अर्ग होता है। इसको कैसे फाइंड आउट करके बता सकते हो, 1 जूल इज इक्वल टू क्या होगा, 10⁻7 अर्ग। कैसे लिखोगे, देखो तो 1 जूल को क्या लिख सकते हो, 1 जूल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1, या चलो मैं बता रहा हूं अभी तुमको, थर्ड इसका यूनिट लिख लें, है ना, डायमेंशन, सॉरी, डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वर्क, आई मीन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, ML² माइनस क्या हो जाएगा 2, यही होगा ना। अब यहां से तुम क्या कर सकते हो, वैल्यू रख सकते हो। देखो यहां 1 जूल इक्वल टू क्या होगा, 1 जूल इज इक्वल टू क्या होगा, 1 kg 1 मीटर स्क्वायर, 1 kg 1 मीटर स्क्वायर सेकंड के पावर क्या होगा, -2, ठीक है। 1 अर्ग इक्वल टू लिखोगे, ERG इक्वल टू क्या होगा, तो 1 ग्राम इंटू क्या होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू क्या होगा, 1 सेकंड के पावर -2, डिवाइड कर दो तो 1, ठीक है, 1 जूल अपॉन क्या होगा, 1 अर्ग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 जूल, हमने शायद गलत लिख दिया था क्या, 1 जूल इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से देखो तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻5 नहीं 10⁻7 डायरेक्ट हो जाएगा। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 क्या होता है, अर्ग होता है, ए लिख लेना, माइनस मत लिखना, ए हमने, ठीक है। तो क्या होगा, 1 जूल इज इक्वल टू क्या होगा, 10⁻7 अर्ग। ये कभी कभी क्या है, पूछा जाता है। और उसके बाद अगला पॉइंट देखोगे तो क्या होगा, इफ फोर्स क्या होगा, इफ F इज इक्वल टू क्या हो जाए, F इक्वल टू Fx I कैप प्लस क्या हो जाए, Fy J कैप प्लस क्या हो जाए, Fz K कैप, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू क्या होगा, dx, या सिंपल क्या लिखे हैं, x I कैप प्लस क्या होगा, y j कैप प्लस क्या हो जाएगा, z k कैप। देन क्या हो जाएगा, देन वर्क डन बाय फोर्स इज क्या होगा, गिवन एज, कितना फोर्स वर्क होगा बता दो, यहां से कितना होगा, भाई लिख सकते हैं ना, वर्क डन कांस्टेंट सब कुछ माने हैं यहाँ हमने, तो Fx x Fx प्लस क्या होगा, y Fy प्लस क्या हो जाएगा, z Fz। समझ में आया ना, क्या होगा, W क्या होगा, W इज इक्वल टू क्या होगा, x Fx प्लस क्या होगा, y। ये डॉट प्रोडक्ट तुमको आता है ना, तो तुम यहां से डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देख लो यहां कि क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट। चाहे सिंपल मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, देखो ध्यान से क्या है, ये कोई ऑब्जेक्ट यहां है, ऐसे मूव कर रहा है, यहां इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 2 3, 5, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, जेड एक्सिस भी है, ठीक है।
एक्स वाई प्लेन में। यहां हमने क्या लिखा 8 2 9, ठीक है। ये इनिशियल कोई ब्लॉक है जिसको मूव कराया जा रहा है, ठीक है। ये पाथ है, इस पाथ के अलावा अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्या, यही डिस्प्लेसमेंट होगा ना, तुम पढ़ चुके हो। ये डिस्प्लेसमेंट बताने इसी के अलावा क्या है, कोई ब्लॉक है जिसको क्या किया जा रहा है, मूव कराया जा रहा है, ठीक है ऐसे। और फोर्स लग रहा होगा, फोर्स क्या है, फोर्स जो लग रहा है इस पे, फोर्स जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, F इक्वल टू मान लो 2i कैप प्लस क्या है 5j कैप प्लस क्या है 2k कैप, ठीक है। ये P पॉइंट हुआ और ये क्या हुआ Q हो गया। तो आपसे पूछा जाए कि फाइंड वर्क डन, क्या होगा, फाइंड वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम P टू Q। P से Q मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ता है। तो सबसे पहला काम क्या है, डिस्प्लेसमेंट लिखना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये तो जरूरी है ना लिखना। S क्या लिखोगे यहां, अरे डिस्प्लेसमेंट यही होगा ना, इसका लेंथ लिखो। कि कैसे लिखते हो बताया था ना, देखो तो S वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 8 माइनस 2 6i कैप प्लस क्या होगा 3 माइनस 3 नहीं 3, ठीक है। 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 नहीं लिख सकते यार, 3 माइनस, तो 3 माइनस 2 1 आई मीन जे कैप प्लस 1 नहीं, फाइनल माइनस लिखते हैं 8 माइनस 2 6 2 माइनस 3 माइनस 1 और 9 माइनस क्या होगा 5 4 जे कैप के कैप। ये फोर्स मिल गया यार। और वर्क हम लिख लेंगे, वर्क कितना, सॉरी फोर्स नहीं, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्स अपने को मालूम है तो हम क्या लिखेंगे, वर्क डन बाई क्या होगा, वर्क डन बाई फोर्स कितना होता है F डॉट क्या होगा S, और वर्क इज इक्वल टू क्या होगा बताओ 8 नहीं 12 माइनस 5 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू 20 माइनस 5, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा 15 जूल। वर्क तुमको मिल गया कितना 15 जूल। तो हम क्या करते हैं, जब ऐसे कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो कि एक जगह से दूसरे जगह में, एक पॉइंट से दूसरे जगह दूसरे पॉइंट पे मूव कराना है, तो वर्क डन कितना होगा, ये क्या है, तो ऑलवेज क्या होगा क्या होगा, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले डिस्प्लेसमेंट लिख लेंगे, फिर फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट को हम कंपोनेंट के टर्म में लिख लिए, फोर्स का कंपोनेंट दिया रहेगा, फिर F डॉट S यूज कर देंगे। और देखो यहाँ एक चीज मैं हमेशा यूज कर रहा हूँ, A डॉट B जो होता है, देखो यहाँ से इसको फिर से देख A1 आई मीन A इज इक्वल टू क्या है A1 I कैप प्लस क्या है B1 J कैप प्लस क्या है C1 K कैप, और B1 आई मीन सॉरी B इज इक्वल टू क्या है B1 I कैप प्लस क्या है B2 J कैप, अरे यार A2 लिख लो ना यार A3, ठीक है। तो B2 प्लस क्या है B3 K कैप। यहां से मैं आपको बोलूं कि A डॉट B लिखो तो कितना होगा A1 B1 प्लस क्या होगा A2 B2 प्लस A3 B3, यही फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, समझ में आया ना। तो ये मत बोलना कि सर आपको कहां से लिख रहे हो, ये बात समझ में आया कि A डॉट B हम वहां से लिख रहे हैं, कहां से, वहां से। तो A1 तो इसके बाद अब हम आते हैं कि वर्क डन जो है, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, थोड़ा न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्क डन क्या है कैलकुलेट करते रहेंगे, ठीक है। और भी हाँ, यहां से ही मैं बोल रहा था कि वर्क डन जो है वो क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। इसको कैसे सोचोगे कि वर्क डन जो है वो क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, ठीक है। कैसे सोचोगे, चलो देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर तुमको समझ में आएगा। अब देखो एक एग्जांपल देखो, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन क्या होगा, वर्क डन
डन बाई ए क्या होगा, बाई ए फोर्स डिपेंड ऑन क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ऑब्जर्वर, दैट इज प्लेस ऑफ ऑब्जर्वर किस प्लेस पे, ठीक है, क्या होगा समझ में आना, वर्क डन बाय ए फोर्स डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ऑब्जर्वर, क्या होगा, तो किस सेमी फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, अलग अलग ऑब्जर्वर के द्वारा क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे मैं तुमको बता रहा हूं, देखो ध्यान से, यहां क्या एक कार है, कई सारे एग्जांपल पूछे, फ्रिक्शन तुम पढ़े हो तो तुम कई एग्जांपल खुद से भी डील कर सकते हैं, ठीक है। ये कार क्या इधर मूव कर रहा है, कार इज मूविंग, और ये सरफेस कैसा है, देखो ये सरफेस जो है वो क्या है, रफ है, यहां एक ब्लॉक रखा गया है, यहां, ठीक है, ये समझ में आया ना, ये ब्लॉक रखा गया है, ठीक है, एक ऑब्जर्वर यहां है, ठीक है, और एक ऑब्जर्वर कहां है, यहां। अब ये मत बोलना कि ये नॉन इनर्शियल इनर्शियल, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ये मैंने ये नहीं बोला कि एक्सेलरेट हो रहा है, ये ऑब्जर्वर क्या है, देखो ये ऑब्जर्वर क्या है, O1, और ये ऑब्जर्वर क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, O2। इस पे देखो ये मूव कर रहा है इधर, इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा यार, लग रहा होगा ना, क्या होगा, इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, है ना, अरे इस पे फ्रिक्शन फोर्स तो लग रहा होगा, रफ सरफेस है, फ्रिक्शन फोर्स ऑफ कोर्स लग रहा होगा, लगेगा या नहीं लगेगा, पहले ही बताओ तो। यदि मैं इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा दूं तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। चलो यहाँ एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं तुमसे, कल भी आया था टेस्ट में, ऐसे ही टेस्ट में क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था कि एक आई थिंक क्यूब के अंदर है ना, एक स्फीयर या स्फीयर के अंदर क्या है, क्यूब कोई ब्लॉक रखा गया है, क्यूब के अंदर एक ब्लॉक रख दिया गया है, और जो क्यूब है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब तुम बताओ यदि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, कौन सा, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो यहां क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। अब मैं यहां दो केस कंसीडर कर ले रहा हूं, ठीक है, एक में देखो ध्यान से भी, अब मैं दो केस कंसीडर कर रहा हूं, इधर मूव कर रहा है v वेलोसिटी, ठीक है, इधर इधर, अब यहां दो केस कंसीडर करता हूं, यदि क्या होगा देखो समझ में आना, एक ऑब्जर्वर 1 है और दूसरा ऑब्जर्वर क्या है, 2 है। आपको क्या करना है, फाइंड द क्या होगा, फाइंड द वर्क डन, यही से मैं प्रूव कर दूंगा, देखो फाइंड क्या होगा, फाइंड द क्या होगा, द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, क्या होगा, फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, find the work done by friction force on block of mass m as shown in the क्या होगा, in the figure with respect to observer O1 एंड क्या है, O2 इफ देखो लंबा क्वेश्चन हो गया, इससे तुमको ये प्रूफ हो जाएगा कि वर्क डन जो है वो क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब देखो फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक ऑफ मास m as shown in the figure with respect to observer O1 and O2 if, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या होगा, पहला जो क्वेश्चन है कि कार, इसको कार मान लिया हमने, कार इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, समझ में आई बात, क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और दूसरा में क्या है, v इज क्या है, नॉट कांस्टेंट,
अब तुम दोनों में बता सकते हो। मैंने बताया था फ्रिक्शन फोर्स का तभी रोल होता है जब क्या होगा, या अगर क्या हो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो और मोशन होने की टेंडेंसी हो, यार टेंडेंसी नहीं होता है तो फिर फ्रिक्शन फोर्स का कोई मतलब नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा वहां। ठीक है, अब तुम यहां से देख सकते हो। अब ये टेंडेंसी कब कब होगा इस पे ये देख सकते हो। पहले क्या है कि जब क्या है कार इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। यहां देखो केस फर्स्ट, व्हेन क्या होगा, व्हेन कार इज क्या होगा, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या होगा, व्हेन कार इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये क्या होगा, इसका आई मीन ब्लॉक एम जो होगा, देखो तो ये इस पे स्यूडो फोर्स लग रहा है क्या, कुछ लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है ना यार। तो ये तो क्या होगा, इसी के साथ मूव करेगा यार। ये जब वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है तब क्या होता है, इस पे स्यूडो फोर्स लगता है और इसकी मोशन होने की टेंडेंसी होती है। तो हम बोल सकते हैं व्हेन कार इज क्या होगा, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जब कार देखो तो तुम क्या देखोगे कि जिस वेलोसिटी से ये जा रहा है वही क्या होगा, इस वेलोसिटी से, उसी वेलोसिटी से क्या ये जा रहा है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ऑलवेज क्या होगा, ये मूव करेगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, रेस्ट में रहेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो यहां से तो व्हेन कार इज मूविंग विथ क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं अब तुम बताओ, यहां इसके रिस्पेक्ट में इस पे फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, किसमें, इसके रिस्पेक्ट में। तो यहां व्हेन कार इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी देन क्या होगा, देन ये भी याद रखना, फ्रिक्शन फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसे मत बोलना कि एक के रिस्पेक्ट में लगेगा दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं लगेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि रियल फोर्सेस जो होते हैं वो कभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करते हैं। कौन से, इमेजिनरी फोर्सेस आई मीन स्यूडो फोर्स जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो व्हेन कार इज मूविंग क्या होगा, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, देन क्या होगा, देन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ क्या होगा, एम विथ रिस्पेक्ट टू कार विल बी क्या होगा, विल बी जीरो। हेंस क्या होगा, हेंस फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। अरे यार जब फ्रिक्शन फोर्स ही जीरो हो गया तो वर्क डन तो जीरो होगा ही। तो हम क्या लिखेंगे यहां, इस केस में क्या होगा, वर्क डन बाई बोथ क्या होगा, ऑब्जर्वर O1 एंड O2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, O1 एंड O2 के द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। समझ में आया ना, क्या होगा, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा, ये वर्क डन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स ही नहीं लग रहा है तो फोर्स जीरो हो गया तो वर्क डन तो जीरो हो ही जाएगा। इसमें अब जो सेकंड पार्ट है वो मैं बता रहा हूं आपको, जब क्या होगा, एक्सीलरेट होगा। तो तुम भी बता सकते हो, ठीक है, जब क्या होगा, व्हेन क्या होगा, सेकंड पार्ट देखो, व्हेन क्या होगा, बी इज क्या होगा, नॉट कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होगा, कार इज क्या होगा, कार इज एक्सेलरेटिंग। जस्ट मैं ये बता रहा हूं कि कार एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, जब एक कार एक्सेलरेट हो जाएगा तो तुम बताओ फ्रिक्शन फोर्स इस पे किधर लगेगा, बताओ। चलो हम दोनों के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्या है, दोनों के रिस्पेक्ट में फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो एफ बी डी ऑफ क्या होगा, एम विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, O1 के रिस्पेक्ट में देखो तो O1 के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। सीडो फोर्स किधर लग रहा है, अरे इधर एक्सेलरेशन इधर हो गया ना, इधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो जाएगा ना, तो सीडो फोर्स किधर लगेगा, पीछे लगेगा। तो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, सीडो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। आई मीन फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। हम ये नहीं बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा है। ठीक है, समझ में आया ना, इधर क्या लग रहा है, सीडो फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, सीडो फोर्स। यहां तुमसे सीडो फोर्स के द्वारा विवर्तन पूछा जा सकता था। इधर मैं एमजी लिख रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है। इधर नॉर्मल भी होगा, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब देखो तो इसके रिस्पेक्ट में इवन फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है,
लेकिन क्या ये मूव कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना यार। ये तो क्या है, रेस्ट में है ना। ये किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में? ओ के रिस्पेक्ट में। समझ में आया ना? तो यहां फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन ऑब्जर्वर ओ के वन के रिस्पेक्ट में क्या है, वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या होगा ना यार? क्यों? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में क्या है, रुका हुआ है। अरे रुका हुआ है ना, यहां रुका हुआ है, रखा हुआ है। तो हम लिख देंगे क्या होगा, ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक इज क्या होगा, एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू O1, hence work done by friction force with respect to O1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आई बात? उसके बाद अब वर्क किसके रिस्पेक्ट में लिखना, एफ बी डी ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू O2। O2 के रिस्पेक्ट में देखो यार, O2 क्या देखेगा यार कि इधर फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, और ये ऑब्जेक्ट मूव भी इधर ही कर रहा है, मूव कर रहा है ना, रेस्ट में नहीं है। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, वर्क डन होगा उस पे, है ना। ठीक है, क्या होगा, वर्क डन होगा। समझ में आया? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, इस केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, नॉट जीरो। कितना होगा वो बाद में हम देखेंगे। तो सेमी ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। और जीरो नहीं, क्या हुआ, जीरो नहीं भी हुआ। समझ में आया ना? O1 के रिस्पेक्ट में हमने क्या देखा कि फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो हो गया। O2 के रिस्पेक्ट में हमने क्या देखा कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स क्या है, जीरो नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड ऑन द क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या प्लेस ऑफ क्या होगा, ऑब्जर्वर। इससे ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इससे क्या प्रूफ हो गया कि वर्क डन बाय द फोर्स जो है वो क्या चीज पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। जैसे सिंपल एग्जांपल मैं तुमको देता हूं, फिर तुम समझ जाना। देखो, जैसे मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको कैरी कर रहा हूं, ये डस्टर है, मैं इसको मूव करा रहा हूं। ठीक है, चलो कैसे भी मूव कराऊं, ऐसे ऐसे मूव करा रहा हूं। मैं बोलूं कि अपने पाम के रिस्पेक्ट में इस पे कितना वर्क कर रहा हूं, मैं कुछ वर्क कर रहा हूं क्या यार, नहीं कर रहा हूं। अरे मेरे पाम के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। ये कोई क्या करो, किसी ऑब्जेक्ट को अपने सर पे रख लो ऐसे, है ना, और फिर क्या करो, तुम मूव करो, आगे पीछे मूव करो। मैं बोलूं कि सर के हेड के रिस्पेक्ट में मैं इस पे कितना काम कर रहा हूं, तो क्या होगा, कुछ काम कर रहा हूं क्या, नहीं कर रहा हूं ना। इवन तो फोर्स लग रहा होगा, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो फोर्स लगने से ही वर्क नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये देखा कि O1 के रिस्पेक्ट में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन क्या है, उसमें O1 के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा ना यार, हमेशा याद रखना है। अब ये हमेशा क्या होगा, वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। ये भी तुम लिख सकते हो कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। बाद में हम 1 by 1 एग्जांपल देखेंगे तो वहां मैं तुमको बताऊंगा। तो इससे प्रूफ होता है कि किसी भी फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। क्या चीज पे डिपेंड करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस शब्द क्या होगा, ऑब्जर्वर। जैसे कई केसेज मैंने बताया है, तुम क्या करो, लिफ्ट में बैठ जाओ, मैं कल न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इस पे, तो तुमको समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी तक तुमने क्या क्या हमने पढ़ा कि वर्क डन बाय द फोर्स क्या है। ठीक है, वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो वर्क डन कैसे निकालेंगे। फिर इसके बाद एक और पॉइंट पढ़ेंगे कि एरिया अंडर द फोर्स वर्सेस टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव द क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया दिया हुआ है तो उसको भी हम देखेंगे, 1 by 1 देखेंगे। तो 1 to 2 क्लास तो हम केवल अभी वर्क कैलकुलेट कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।